नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल पा रहा हूं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जिनके कारण है जो समय नहीं मिल पा रहा था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत से कमेंट आए, बहुत से लोगों ने फोन पर या व्हाट्सएप पर मुझसे प्रश्न भी किए हैं और इन प्रश्नों को मैंने सीआरसीएस तक है जो पहुंचाने का प्रयास किया, जानकारी लेने का भी प्रयास किया। तो उसी संबंध में जो सारांश निकल कर सामने आया है, मैं आपको वही सब है जो बताने का प्रयास करूंगा। और ये 10 बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि हर जमाकर्ताओं के मन में प्रश्न है जिन्होंने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया है और अभी तक उनको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। सर्वप्रथम है कि जो जानकारी है कि सितंबर 2025 के बाद शेयर मास्टर जो अपलोड होते थे वह बंद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सहारा इंडिया का जो प्रधान कार्यालय लखनऊ है और वहाँ जो कर्मचारी थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी और उन्होंने इस काम को बंद कर दिया। और उन्होंने जो जानकारी मिल रही है कि जब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी वह पुनः काम पर नहीं लौटेंगे। तो इसे एक प्रकार से हड़ताल कहा जा सकता है और ये सभी को पता है कि सैलरी का मैटर है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है। दूसरा क्वेश्चन था कि पेमेंट एलिजिबल हो गए हैं, भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ जमाकर्ताओं के पेमेंट है जो एलिजिबल हो चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान है जो सीआरसीएस द्वारा नहीं डाला जा रहा है। और जब इस संबंध में पूछताछ की तो जानकारी मिली कि आप है जो सहारा समूह की सहकारी समिति है जो उनसे संपर्क करें। और सभी को पता है कि सहकारी समिति तो बंद है, इक्का दुक्का ब्रांच चालू है, तो ब्रांच को थोड़ी इस विषय में पता है। और कमांड का आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सैलरी ना मिलने के कारण वह काम पर नहीं आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोग किससे पूछताछ करें और जैसे तैसे कर कर यदि सहारा के जो टोल फ्री नंबर है, एक तो वो लगते नहीं और लग भी गए, तो जो सोसाइटी वगैरह के जो नंबर दिए गए हैं वह रिसीव्ड भी करेंगे तो वह बोलेंगे कि भाई आपका पेमेंट एलिजिबल हो चुका है, इसके लिए आप सीआरसीएस से संपर्क करें। ये सीआरसीएस की तरह ओर से है जो आपके खाते में डाली जाना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीआरसीएस बोलेगी सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों से संपर्क करें और कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेगी कि आप सीआरसीएस से संपर्क करें। इस तरह का है जो यह ड्रामा चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन था कि 2 वर्ष बाद 18 जुलाई 2023 को पोर्टल बना और बहुत से जमाकर्ता ऐसे हैं जिन्हें 2 वर्ष हो चुके हैं स्क्रूटनी इन प्रोग्रेसिस अथवा अंडर प्रोसेस, आज भी उनके दावे है जो दिख रहे हैं। और यदि इस संबंध में चाहे वह सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करें या कंप्लेंट वगैरह जो कुछ भी डालें, उनका जवाब एक ही मिलता है कि आप सहारा समूह की सहकारी समिति है उनसे संपर्क करें। और सहकारी समितियां बोलती हैं कि भाई जो डिफिशियंसी थी वह हमने पहले ही जो खत्म कर दी है जो सोसाइटी की ओर से थी, और बाकी का काम है जो सीआरसीएस से जो टीम है जो उनकी तरफ से होना है और भुगतान की प्रक्रिया भी उन्हीं की ओर से होना है। इसलिए आप सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से संपर्क करें। तो यह इनके जवाब होते हैं। बहुत से व्यक्तियों का यह प्रश्न है कि स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की वैध निवेशक हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 29 मार्च 2023 के पहले है जो खाते परिपक्व हो चुके हैं,
लेकिन उनकी मेंबरशिप है जो इनवैलिड आ रही है, इसके लिए क्या करें? तो स्वाभाविक है कि इसके लिए सहारा की जो स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी गलती है, डाटा ना देना यह सहारा समूह की सहकारी समितियों की गलती है, और स्वाभाविक है इस पर है जो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करें तो आखिर कहां करें, क्योंकि ऑफिस बंद है, प्रधान आप कार्यालय है जो पत्राचार किया गया था वहां से वह पत्र वापस आ गया, नोटिस भी डालो तो वह भी वापस आ जाते हैं, और जो सेंटर रजिस्ट्रार है वह महोदय हैं जो वह अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। तो ये सब विषय वस्तु हैं कि इसका समाधान आखिर हो तो किस प्रकार से हो। हालांकि इसका उपाय एक ही है कि आप है जो सेंटर रजिस्ट्रार के माध्यम से पत्राचार करें और उक्त समस्या को लेके, तो भविष्य में है जो जैसे ही आपका पोर्टल की डेट वगैरह बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उनको है जो यह वैध है जो करना ही पड़ेगा। अन्यथा आप जहां भी आप सिविल प्रक्रिया का भी सहयोग ले सकते हैं, निचली अदालतों में है जो इस विषय में आप प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लेकिन नोटिस तामील नहीं होंगे तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए स्वाभाविक है कि अभी जो सोसाइटियों की तरफ से वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो जवाबदेही होगी। तो इसके लिए आप सहारा प्रबंधन के जो भी मैनेजमेंट के परिचित में सदस्य हों उनसे संपर्क करें, वह बताएंगे कि आपको किस पर वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मैंने इस संबंध में सीआरसीएस पर ही कंप्लेंट दायर की थी और सेंटर रजिस्ट्रार महोदय को पार्टी बनाया था, और उनकी तरफ से भले ही जवाब आया हो तो ये आगे चल के है जो इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब भुगतान के पोर्टल की आगे डेट बढ़ती और यदि ये पात्र नहीं होते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है जो यह सब है जो दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तीसरा है कि जिन्होंने शिकायत की है, क्षमा चाहूंगा यह 5वां पॉइंट है, शिकायतकर्ता जिन्होंने शिकायत की है, और यह शिकायत कब की है? किसी ने 20 में की है, क्योंकि 18 तक जो जिन्होंने सेंटर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय में शिकायत की थी उनका भुगतान सहारा ने दिया था, लेकिन लगभग 2020 और शायद फरवरी का माह होगा उसके बाद जो इन्होंने भुगतान नहीं दिया, और आज वही जमा करता है जो इस पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं, उनको 2 बार हो चुके हैं लेकिन उनको भुगतान है जो नहीं दिया जा रहा है। यह भी जानकारी निकल के सामने आई है कि सहारा की जो ब्रांचें हैं या सहारा की जो सहकारी समिति हैं, ये लोग प्राय उन जमाकर्ताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां की फ्रेंचाइजी इक्का दुक्का जो भी हो या अथवा ब्रांच हो जो स्टार मल्टीपर्पज में रीइन्वेस्टमेंट कर रहे, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनकी व्यावसायिक रिपोर्ट है जो इनकी नजर में आती है और उस हिसाब से जो वहां के जमाकर्ताओं को भुगतान हेतु प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें सीआरसीएस के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए हैं, और क्योंकि वो पास करके देंगे, अप्रूव करेंगे, और सीआरसीएस उसको है जो पेमेंट है जो भुगतान है जो डालेगी। तो ये एक प्रकार से ये है कि आप चाहे शिकायतकर्ता हो, चाहे आपके पास हाई कोर्ट का आदेश हो, चाहे आपके पास कंज्यूमर फोरम का आदेश हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं। ये तो जो सहारा अप्रूव करेगी कि हाँ इनको भुगतान देना है, उन्हीं को भुगतान है जो प्राप्त होगा। और इसका जो भी मैं बोल रहा हूं इसके मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है।
छठवां है, शेयर मास्टर क्यों हटा दिए जा रहे हैं। बहुत से जमाकर्ताओं के यह प्रश्न थे, यहाँ तक कि सहारा के एजेंटों ने भी बताया, जो वरिष्ठ कैडर के यहाँ, कि शेयर मास्टर अपलोड कराए, पैसा भी खर्च हुआ, बहुत परेशान भी हुए आने जाने में। अत्यधिक परेशानियों के बाद भी वह शेयर मास्टर हटाए जा रहे हैं। तो जब मैंने इस संबंध में पूछा कि मैंने भी भाई शेयर मास्टर है जो कुछ जमाकर्ताओं के अपलोड कराए थे, तो क्या वह भी तो नहीं हट गए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने, क्योंकि कोई भी शेयर मास्टर उसको प्रिंट निकालो भरो, तरह की फिर फ्रेंचाइजी गार्डियन उस पर सील दस्तखत लगाएगा, फिर भी अपलोड होंगे। अपलोड होने के बाद फिर उसको है जो ब्रांच की तरफ से वहाँ इनकी जो कहना चाहिए CRCS का पोर्टल पर डाटा वगैरह है जो अपलोड होगा, ये तरह तरह की प्रक्रियाएं हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने बोला कि सर्वर भर चुका है और जो अप्रूव हो गए हैं उनको है जो वह डाटा हटाया जा रहा है, कहीं अन्यत्र सेव किया जा रहा है। तो यह तरह उनकी तरफ से जो दलील एक प्रकार से दी गई, तो कह लो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैंने बोला कि फिर, क्योंकि बहुत से ऐसे भी जमा करता है जिन लोगों को एजेंट द्वारा वाहन किया गया, क्योंकि आजकल ये है कि एजेंट को मैंने देखा बहुत अत्यधिक परेशान प्रताड़ित हैं, जमाकर्ताओं के दबाव से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। बहुत से एजेंट अपना जेब का पैसा लगाकर किसी तरह यह चाहते जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, जो भी डिफिशियंसी, क्योंकि कुछ जमाकर्ता दबंग प्रकृति के हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो कहते आपने जमा कराया कराया आप जानो। इस प्रकार के एजेंटों द्वारा बताई गई। हालांकि मैंने उनको समझाया, यहाँ तक कि उन्होंने शपथ पत्र के भी पैसे नहीं दिए। उन्होंने बोला नहीं, आप ही बनवा कर दो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे ऐसे भी जमाकर्ता देखे जा सकते हैं। कुछ मानवता प्रदत्त थे, उन्होंने जो भी उनकी ओर से शपथ पत्र इत्यादि था तो वह स्वयं खर्च किए। लेकिन ऐसे बहुत से जमाकर्ता ऐसे हैं कि जिन्होंने बोला कि आप एजेंट ने जमा कराया है और एजेंट ही जाने, हमको तो अपना पैसे से मतलब है। अब ये होता है, या तो वह एजेंट वैधानिक कार्रवाई करे तो व्यवहार खराब होंगे, पारिवारिक रिश्ते खराब होंगे। तो इस तरह मजबूरी में आके मेरे यहाँ बहुत से एजेंटों ने जो भी खर्चा था कि भाई ये हो भी जाए, किसी भी तरह समस्या निपट जाए, इनका पैसा मिल जाए, तो इस तरह से वो शेयर मास्टर अपलोड कराए। और अपलोड कराने के उपरांत भी है जो जमाकर्ताओं को है जो अभी तक भुगतान नहीं मिला है, अंडर प्रोसेस अथवा स्कूटनी इन प्रोग्रेस दिख रहे हैं। तो आज ये शेयर मास्टर वाली बात मैंने आपको बताई। इसके उपरांत टोल फ्री नंबर, हेल्प डेस्क नंबर, ये जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से ये दो प्रकार के नंबर जारी किए गए हैं, एक टोल फ्री नंबर और एक हेल्प डेस्क नंबर। एक सोसाइटियों की तरफ से, आपको सोसाइटी की तरफ से कोई समस्या है तो उस पर बात करें, और यदि तकनीकी समस्या है तो आप हेल्प डेस्क जो नंबर दिए गए उस पर बात करें। ये बकायदा हर आप पत्राचार करेंगे प्राय यह जवाब मिलेगा कि इससे आप संपर्क कर लें। लेकिन सभी को पता है ये नंबर लकी ड्रा टाइप के हैं। यदि 1000 व्यक्ति लगाए तो मुश्किल है एक आध व्यक्ति का 8-10 दिन में नंबर लग जाए, वो बहुत बहुत बड़ा भाग्यवान कहलाना। तो ये नंबर कुल मिला के फॉर्मेलिटी के लिए और पैसा है जो व्यर्थ खर्च करने के लिए, जो गरीबों का पैसा सहारा शिविर के खाते से रिलीज किया जा रहा है, तो ऐसे ही है जो बर्बाद किया जा रहा है, इनका कोई मतलब नहीं। और इन ऐसे व्यक्तियों को तो ना सैलरी देना चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये टोल फ्री नंबर का हाल है। मनमानी डिफिशियंसी, अभी मैंने जमाकर्ताओं के देखे कि कुछ लोगों के हैं जो मनमानी तरीके से डिफिशियंसी दी जा रही। मैंने ये देखा, एक जमाकर्ता के 4 खाते थे,
3 को एलिजिबल कर दिया, एक में डिफिशियंसी दी। अब डिफिशियंसी क्या दी कि आपके पैन कार्ड में है जो सिग्नेचर नहीं है, जबकि उसके पैन कार्ड में सिग्नेचर थी। क्योंकि पैन कार्ड एक ही बार अपलोड होता है, चाहे आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाओ और चाहे रिसबमिशन करो, तो पैन कार्ड का एक ही ऑप्शन आता है जिसमें पैन कार्ड अपलोड किया जाता है। बकायदा उसने सिग्नेचर कर कर है जो अपलोड किए थे। मैंने उसका देखा भी, लेकिन इन्होंने एक चीटिंगबाजी यह की कि जो पुराना प्रथम बार पोर्टल पर आवेदन किया था, तो वह आवेदन करते समय उसको है जो अचानक इस पर है जो पैन कार्ड अपलोड हो गया और सिग्नेचर वाला हटा दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं किस तरह की चालाकी वो बेईमानी चल रही है। मैंने उसका स्क्रीन शॉट भी लिया था, पुराने वाले का और नए वाले का। तो ये जानबूझकर है जो तकनीकी छेड़छाड़ कर रहे हैं। भुगतान ना देना पड़े, कम से कम भुगतान हो, जितना परेशान कर सके जमाकर्ताओं को करो। तो यह इस प्रकार की है जो स्थिति परिस्थितियां चल रही हैं। पेमेंट फेल, बहुत से जमाकर्ताओं के पेमेंट फेल है। और संयोग की बात ऐसी है कि इन्होंने जिनके पेमेंट फेल किए हैं, प्राय मैंने देखा, मैं अपने क्षेत्र की बताऊंगा, मेरे यहाँ 4 कस्टमर थे, चारों सर्विस में हैं, जिनका पेमेंट डीबीडी के माध्यम से आता है। अब ये कहना कि आपकी डीबीडी एक्टिव नहीं है, यह तो गलत होगा। फिर उन्होंने बोला तो फिर क्या कमी हो सकती है? उन्होंने बोला आधार कार्ड अपडेट कराओ। भाई आधार कार्ड अपडेट तो उन्होंने बोला पहले से ही है, पर पोर्टल पर है जो एड्रेस है जो अमान्य क्यों दिख रहा है? मतलब उनका मतलब था कि आपका आधार को भी आप प्रमाणित कराओ। तो उन्होंने बोला भाई मेरा तो वैसे ही डीबीडी के माध्यम से सैलरी आती है, तो मुझे कराने की क्या आवश्यकता है? ये कैसा पोर्टल है? ये मजाक कर रहा है कि पैसा देना चाहता है? कि भाई सालों साल इंतजार करो, मूलधन भी नहीं दे पा रहे, ज्वाइनिंग पॉइंट भी उनका पैसा नहीं दे रहे, मूलधन भी दे रहे, और उसी में 17 प्रकार के नाटक नौटंकी। ये तो मजाक है। तो मैंने बोला अब क्या करें भाई, किससे शिकायत करोगे? जब रक्षक ही भक्षक है तो हम किससे अपेक्षा रखें? तो उन्होंने बोला हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, तो अब क्या करें? बैंक गए तो उन्होंने बोला भाई हम जब आपका लिंक है, डीबीडी एक्टिव है, तो हम क्यों दोबारा डीबीडी करेंगे? आधार कार्ड सेंटर पे गए, उन्होंने आपका आधार कार्ड अपडेट है, और उन्होंने बोला अभी शायद जून तक है जो आधार को भी वेरीफाइड किया जा रहा है, तो उन्होंने वो भी मैं करा चुका हूँ, पर पेमेंट क्यों नहीं डाला जा रहा है? तो उन्होंने बोला ये कुछ नहीं है, नियत में खोट है। और ये लोग जितना भी अत्याचार जमा करता हो, चाहे सहारा हो और चाहे सीआरसीएस की टीम हो, जितना भी बददुआएं अत्याचार, अब क्या बोले, बददुआएं तो जमा करता की लग रही हो, अत्याचार तो देख ही रहे कितना है जो निवेशकों के ऊपर किया जा रहा है। किसी को बिना शेयर मास्टर अपलोड के पैसा दिया जा रहा है। अभी बिहार में बहुत से व्यक्तियों के मैंने देखे कि शेयर मास्टर अपलोड ही नहीं थी, तब भी उनका भुगतान डाला गया। अभी कुछ हमने आसपास की जो एक्टिव ब्रांच है, एक आध दो फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने स्वयं बताया कि देखो इसका शेयर मास्टर अपलोड नहीं, इसका भुगतान डाल दिया। तो मैंने बोला क्यों डाल दिया? कह रहे हमारे ब्रांच का है, और हम लोग है जो कुछ न कुछ है जो कन्वर्जन कर देते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैंने बोला ये तो शुद्ध है जो गलत है, वैधानिक नियमों की अवहेलना है। तो उन्होंने बोला उससे क्या मतलब, के लिए सहारा से सब लोग है जो पनाह मांगते हैं, ये तो फॉर्मेलिटी है। तो कुल मिला के इस तरह के जवाब है जो दिए गए, और उन्होंने यही कहा कि यदि आपको कराना है तो कुछ आप री इन्वेस्टमेंट कर दे, कुछ पैसा ले ले, इस तरह के शब्द भी उन्होंने बोले। तब मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं, मतलब एजेंट से कहा। तब एजेंट ने मुझसे बताया
तो मैंने बोला भाई अब मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि संविधान संविधान तो सब चिल्लाती है, और संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही सहारा रिफंड पोर्टल बना है, और उसमें लिखा है 45 दिन, लेकिन 45 दिन बाद भी भुगतान है जो जमाकर्ताओं को ना देना, क्या ये सर्वोच्च न्यायालय की आदेश की अवहेलना नहीं है? फिर कहाँ संवैधानिक संस्थाओं की है जो बात हम करते हैं, क्योंकि 45 दिन बाद भी यदि भुगतान नहीं दिया जा रहा है तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। लेकिन कौन बोलेगा? इस पर कोई नहीं बोलेगा, ना आपकी समाज का, ना कोई जात का। हाँ, छोटी छोटी सी बातें यदि सामाजिक स्तर की होंगी उसको बबड़े नेता आ जाएंगे, क्योंकि उसमें पब्लिसिटी मिल रहा है, वोट बैंक मजबूत होना है। तो इस तरह की ये गतिविधियां, खैर वो अलग मैटर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यह पोर्टल आगामी है जो ग्रीन बुक में इसका नाम होगा, क्योंकि विश्व का यह प्रथम पोर्टल होगा जो ना नियम कानून मन मुताबिक, यदि किसी ने कंप्लेंट की तो उसके साथ भेदभाव, न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं, कंज्यूमर फोरम के आदेशों का पालन नहीं, कहते कुछ है, करना कुछ है, बोलना कुछ है और कराना कुछ है। मनमाने तरीके से पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, कोई नियम कानून सबको है जो कहना चाहिए एक साइड रख दिया है। लेकिन जमाकर्ता और सहारा के एजेंट आखिर करें तो क्या करें? और सभी लोगों की हाय लग रही है, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। और आज ये इतना ज्यादा जो प्रकरण चल रहे हैं, तरह तरह की कार्रवाई हो रही है, डायरेक्टर साहब तो नहीं है लेकिन डिप्टी डायरेक्टर साहब की भी अभी सुना, तो ये सब चीजें विषय वस्तु हो रही हैं। लेकिन हम लोगों को इससे क्या मिलने वाला है? मैं तो ये चाहूंगा कि इतनी सब ज्यादा फॉर्मेलिटी ना होके, क्या जैसे ब्रेन मेकिंग, हालांकि उसमें नियम है कि सामने वाले की बिना सहमति के ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब करोड़ों व्यक्तियों की सवाल हो, इन जैसे व्यक्तियों का है जो जो सहारा के संबंधित हैं, इनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है, तकनीकी स्तर बहुत विकसित हो चुकी है। और मैं तो ये चाहूंगा कि इनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाए, जितने भी अभी बचे हुए हैं, तो इससे सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, कहाँ पैसा लगा है, किसके पास लगा है, किस नेता का कितना पैसा लगा है। लेकिन ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि रक्षक ही भक्षक हो तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शीघ्र यह मामला सुलझे। तो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और मैं तो हर बार यही कहता हूं कि इन लोगों की ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, टेस्ट किया जाना चाहिए, तभी जाकर है जो शीघ्र है जो पैसा है कहाँ कहाँ लगा है, तब पता चलेगा कितना ब्लैक है और कितना नहीं है। इस पर विशेष रूप से माननीय न्यायालय को ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।